हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैन्योर्स, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं हम खाद। तो आज मैन्योर के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीटली इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो है ये आपका टॉपिक दिया हुआ है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैन्योर्स के बारे में, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ यानी लेक्चर्स नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। चाहे आप 5th रीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप 6th रीन कमेटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के सिलेबस में आपकी ये जो है टॉपिक दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्योर्स यानी कि खाद जो है बोला किसे जाता है। आपके माइंड में कोई थोड़ा बहुत आइडिया होगा खाद किसे कहते हैं, कभी तो ये वर्ड सुना होगा कि मैन्योर्स जो है किसे कहा जाता है। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने माइंड को रिमाइंड करिए और याद करिए, क्या आपने कभी गोबर की खाद का नाम सुना है, यानी गोबर की खाद ऐसा कुछ सुना है? क्या आपने कभी गोबर की खाद देखी है? क्या आपने कभी केंचुए की खाद देखी है? अगर ये भी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपने नेचुरली तो देखा होगा कि जो आपके पौधों के जो पत्ते होते हैं या जो आपकी पौधों की टहनियाँ वगैरह होती हैं वो ज़मीन में पड़ी रहती हैं और सड़ जाती हैं। सड़ने के बाद क्या है, एक आपका सब्सटेंस बनाती हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स कहते हैं, यानी कि खाद कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा इसे जो है टेक्निकली हम यहाँ पर समझते हैं। एक जनरल आइडिया आप लोगों को लग चुका होगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये आपको इधर गोबर नजर आ रहा है, इधर जो है आपकी फसल कट चुकी है खेत के अंदर से, उसके बाद फसल के जो अवशेष बचते हैं, यानी कि वो हो सकता है फसल की पत्तियाँ हो, या हो सकता है टहनियाँ हो, या हो सकता है बाकी कोई अदर पार्ट हो पौधे का, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको पत्ते नजर आ रहे होंगे, इधर आपको जो है लकड़ी का चूरा नजर आ रहा होगा, बुरादा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जो आपने भेड़ बकरी देखी होंगी तो भेड़ बकरी की जो एक्सक्रीटा होता है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और इधर आपको क्या है, कुछ फलों या सब्जियों के अवशेष नजर आ रहे होंगे। तो अगर इन सभी को हम क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए इनमें से कुछ क्या करते हैं आप यूज करते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि वो सड़ जाते हैं। और सड़ने के बाद जो आपका सब्सटेंस बनता है, जो चीज आपकी बनती है, वही क्या कहलाती है, मैन्योर्स या खाद कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर्स या खाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी कि अगर मैं इन सभी को एक साथ बोलना चाहूं तो इन्हें क्या कहूंगा, बताओ? इन सभी को मैं क्या कहूंगा, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है मैं इनको कह सकता हूं। यानी कि ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, कहेंगे कि नहीं? यानी ये जैविक ऐसे पदार्थ हैं जो कि अभी क्या है, आपके सड़े गले नहीं है। अभी क्या है, ये जैविक पदार्थ है, लेकिन क्या है, अभी ये सड़े गले नहीं है। अब जब क्या है, ये ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो है ये जनरली क्या है, डीकम्पोज होगा। इसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, यानी कि ये आपका डीकम्पोज होगा, या यहाँ पर लिख लीजिए इसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन होने के बाद वो डीकम्पोजिशन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, या हो सकता है आपका अर्थवॉर्म के द्वारा हो, या कोई और भी वजह हो सकती है। तो ये क्या आपका डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने के बाद ये एक सब्सटेंस बनाएगा, जो सब्सटेंस आपका बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, मैन्योर कहेंगे। यानी कि उसी को क्या कहा जाएगा, आपका खाद बोला जाएगा। अभी आगे चल के मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट दे दूंगा, फिलहाल आप इस चीज को समझ लीजिए। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी कि मैन्योर्स यानी खाद किसे कहते हैं, कि जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं। वो हो सकता है आपका गोबर हो, यानी कि गाय भैंस का जो गोबर होता है वो हो सकता है, वो फसल के अवशेष हो सकते हैं, वो पत्तियां हो सकती हैं, वो आपका लकड़ी का बुरादा हो सकता है, वो जो है भेड़ या बकरी की जो एक्सक्रीटा होती है वो हो सकता है, वो क्या है आपका जनरली फलों या सब्जियों के छिलके हो सकते हैं।
तो हम उनको क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, और डीकंपोज करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है, जो बनती है, वो क्या कहलाती है आपकी, वो मैन्योर कहलाती है, या उसको हम क्या कह देते हैं, खाद कह देते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा तो उस समय ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, इतनी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं आपकी प्रॉपर डेफिनेशन की। जैसा कि मैंने कहा आपको, जैसा बताया, आगे चल के जो है हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में सीखते चलेंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो देखिए, मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैंने क्या कहा अभी आपको, यानी मैन्योर्स जनरली यानी खाद क्या होते हैं आपके, नेचुरल सब्सटेंस। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल तो होंगे ही, क्योंकि जनरली क्या है, वो आपके किससे मिलकर बने हैं, वो जनरली आपके क्या है, पौधों से, यानी कि जो पत्तियां हैं, या फिर आपके फलों के जो अवशेष हैं, या फिर गोबर है, या फिर आपका कह लीजिए एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, उससे मिलकर बने हैं। तो ये क्या है, आपके सभी के सभी नेचुरल सब्सटेंस है। यानी हम इनको कह सकते हैं कि मैन्योर्स आपके एक्चुअल में क्या है, जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो जानवर हैं, या फिर आपका दूसरा लगा लीजिए जो प्लांट्स हैं, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्या है, वेस्ट है। एनिमल्स के अंदर अब याद रखना, यहाँ पर आपके ह्यूमन भी आ जाते हैं, और दूसरे एनिमल्स जो है, यानी अदर एनिमल्स, वो भी आपके इसी के अंदर क्या है, कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। एनिमल्स के अंदर आपके सारे आ जाते हैं, प्लांट्स के अंदर आपके सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो इनका जो वेस्ट होगा, इनका जो एक्सक्रीटा होगा, वो क्या है आपका डीकंपोज होगा, और उसके बाद क्या बनेगी, आपकी खाद बनेगी। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जनरली मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। यानी कि जनरली क्या आपके खाद पौधों और जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो विघटन, डीकंपोजिशन को क्या कहते हैं, विघटन। डीकंपोजिशन का मतलब समझ आता है, यानी कि किसी चीज का गल जाना, उसका जो है डीकंपोज होना, सड़ जाना, ठीक है। तो के बाद क्या है, पोषक तत्वों को छोड़ते हैं। अब देखिए आपके ये मैन्योर्स हम क्यों इस्तेमाल में ले रहे हैं भाई, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर इस्तेमाल में क्यों लिए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट मिल सके। आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपको मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि टोटल क्या है आपके 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल कितने, 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पौधे को कहां से मिलते हैं, जनरली जो है जमीन से, यानी कि मिट्टी से मिलते हैं, और हवा और क्या है आपके पानी से मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना। मेनली क्या है आपके, जनरली जैसे देखा जाए, अगर आपका CHO, इन तीन को छोड़कर बाकी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को कहां से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। तो जो ये मैन्योर्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल जो है दोनों का मैं एक साथ बता देता हूं, चाहे वो मैन्योर्स हो चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, वो इसलिए आपके इस्तेमाल में लिए जाते हैं ताकि जो ये पौधा है ना, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर को हम कहां पर डालेंगे, जमीन के अंदर डालेंगे। तो पौधा आपका क्या करेगा, इन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके मिट्टी के अंदर जाएंगे, और फिर पौधा क्या करेगा, उनको अपटेक कर लेगा और खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैन्योर्स एक्चुअल में क्या करते हैं, यानी कि खाद एक्चुअल में क्या करती है, वो आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, किसको, पौधे को। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि जनरली आपके जो मैन्योर्स होते हैं, यानी कि जो डीकंपोजिशन के बाद बनते हैं, वो जनरली क्या है, पौधे को पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट जो है प्रदान करते हैं। या फिर हम दूसरे वे में भी कह सकते हैं, देखिए यहां पर क्या कहा गया कि मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमंस एंड जो है आपका प्लांट वेस्ट दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म। यानी कि मैन्योर्स या खाद क्या होते हैं आपके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब तो समझते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन हो, ऑर्गेनिक का मतलब जिसके अंदर क्या है आपकी कोई एक कह लीजिए इस तरीके का हानिकारक केमिकल नहीं है, जो कि क्या है हमारी मिट्टी को या हमारे पौधे को या हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है। ये क्या है आपके बेसिकली इको फ्रेंडली होते हैं, नेचर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि ये क्या है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनका कहा गया कि और मैन्योर्स क्या है, जनरली आपके जो है ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कि क्या है आपके एनिमल्स यानी कि जो है जानवर, ह्यूमंस यानी कि आपके इंसान, और प्लांट्स यानी कि जो है आपके पौधे, उनका जो वेस्ट होता है उसका क्या है आपका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद ये क्या है आपके प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं।
प्लांट्स को क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स? जो आपके 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थे वो। इतनी चीज आप सभी लोगों को समझ आ चुकी होगी। बताओ बच्चों, सभी को क्लियर हो चुका है इतना? इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ आ चुकी है कि आपके मैन्योर्स क्या होते हैं, यानी खाद हम किसे कहते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है ना? बिल्कुल आ गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मैन्योर्स के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको वैसे मोटे मोटे सोर्सेस बता दिए। मेनली अगर हम मैन्योर्स के सोर्सेस का मतलब क्या है, मैन्योर के स्रोत यानी खाद के स्रोत। कहने का मतलब ये है कि मैन्योर्स आपकी बनते किससे हैं, खाद जो है आपकी बनती कैसे है, वो आपके क्या है, सोर्सेस कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं, आप अभी अपने कॉलेज के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं अभी अपने कॉलेज में, तो आपके स्टडी के सोर्स क्या है, आप कहाँ कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, वो आपके क्या है, सोर्स कहलाएंगे। लाइक आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका स्टडी का सोर्स हो गया। देन आप यहाँ पर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, स्टडी सोर्स हो गया। इसके अलावा आपके पास बुक्स हैं, वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, वो आपका स्टडी सोर्स हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोर्स का मतलब क्या है, कि जो ये हम खाद की बात कर रहे हैं, मैन्योर की बात कर रहे हैं, ये किस किस से बनाई जा सकती है, तो वो सोर्सेज की बात हो रही है। यहां पर देखिए आपके टोटल जो है जनरली 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 सोर्सेज बताए गए। अब ये सोर्सेज आपको याद रखने, क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैन्योर्स क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण करिए, यानी खाद क्या होती हैं और उनके वर्गीकरण के बारे में बताइए, यानी डिफाइन मैन्योर एंड आल्सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन, यानी खादों के बारे में बताइए और उनका इसके साथ ही साथ उनके वर्गीकरण को भी क्या है, डिटेल्ड में एक्सप्लेन करिए। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस तरह उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वही बताना है मैन्योर या खाद होती क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। उसके बाद आप क्या करेंगे, देन आपका नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनिक सोर्सेस यानी जैविक स्रोत। ठीक है, ऑर्गेनिक सोर्सेस यानी कि जैविक स्रोत। तो सबसे पहला सोर्स बताइए यहां पर कौन सा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला सोर्स जो है आपका या तो प्लांट ले लीजिए या एनिमल्स ले लीजिए। चलिए यहां पर जो है हम एनिमल्स ले लेते हैं। एनिमल्स में भी किसको लेते हैं हम, गाय भैंस को लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गाय या भैंस का जो गोबर होता है वो सड़ता है, गलता है, और उसके बाद क्या उससे गोबर की खाद बनती है, जिसको हम क्या है खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे, जिनके घर खेती होती है वो तो पता ही होगा उनको, है ना। तो पहला आ जाता है कैटल शेड वेस्ट। कैटल शेड वेस्ट का मतलब यानी कि वो एरिया जहां पर क्या है जानवरों को बांधा जाता है, जिसे हम बाड़ा कह देते हैं लोकल लैंग्वेज में, चाहे गाय को या भैंस को या बकरी को हम क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, तो वहां पर बताइए क्या क्या होता है। गाय या भैंस जनरली क्या है, गोबर करती है। तो पहला आपका यानी कि कैटल शेड से क्या है, आपका डंग यानी कि गोबर हो गया। देन आपका यूरिन, उनका जो मूत्र होता है वो भी आपका क्या है, खाद में इस्तेमाल होता है। अभी मैं आगे चल के आपको गोबर की खाद पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मूत्र हो गया। स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, यानी कि बायोगैस प्लांट का आपको पता होगा, जिसके अंदर क्या है बायोगैस आपकी बनाई जाती है ना, गोबर का इस्तेमाल करके। तो गोबर का इस्तेमाल करके बायोगैस बन जाती है। बायोगैस बनने के बाद जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट भी क्या है आपका एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो पहला सोर्स तो ये हो गया। दूसरा सोर्स हो गया आपका ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट का मतलब यानी हम लोग हो गए। तो हम बताओ क्या क्या वेस्ट करते हैं, यानी कि सुबह सुबह जाते हैं, वो आपका पोटी होगी। तो एक तो वो वेस्ट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं आपका बेसिकली नाइट सोइल बोलते हैं। जो हम मॉर्निंग में जाते हैं और जो पोटी करके आते हैं, वो पोटी क्या है कुछ टाइम बाद हम देख कुछ लोगों ने मुंह बना लिया होगा, भाई हमारा ही वेस्ट है वो। ठीक है, हाँ मुंह बनता है, बट हमें यहाँ पर ये आपको समझाना है। अदरवाइज ह्यूमन वेस्ट में मैं आपको नाइट सोइल बोल के चला गया तो नाइट सोइल कहेंगे कि नाइट सोइल क्या है, रात को जो मिट्टी होती है वो नहीं है। नाइट सोइल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा कुछ टाइम बाद क्या धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है और ब्लैक कलर की स्लरी में चेंज हो जाता है। वही क्या आपकी नाइट सोइल कहलाती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में अगर सीवरेज लगी हुई है तो डायरेक्ट सीवरेज में जाता होगा। अदरवाइज कई बार क्या टैंकर आता है, टैंकर खाली करवाते हैं, जब उस समय आपने ऑब्जर्व तो नहीं किया होगा, लेकिन हाँ वो ब्लैक टाइप का हो जाता है, तो वही क्या आपका नाइट सोइल कहलाता है। देन ह्यूमन यूरिन, यानी कि हमारा जो इंसानों का मूत्र होता है वो। इसके अलावा सीवेज, यानी सीवेज का वेस्ट, उसमें भी ह्यूमन का ही वेस्ट होता है, चाहे वो आपका किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है आपका ओरिजिनल ह्यूमन का वेस्ट हो, है ना। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रॉप रेजिड्यू, यानी कि फसल अवशेष की बात हो रही है।
तो क्रॉप रेजिड्यूज के अंदर क्या है, यानी कि जैसे हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि खेत के अंदर क्या है, फसल लगी हुई है, फसल को हमने काट लिया। जैसे आलू की फसल आपने मान लीजिए लगाई, तो आलू आप खोद के ले गए, लेकिन उसके बाद क्या है, आलू के जो यानी कि जो उसका वानस्पतिक भाग होता है, जो उसके पत्ते टहनियाँ होती हैं, वो तो खेत के अंदर ही रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए गन्ना काटते हैं तो उसकी पत्तियाँ भी क्या है, जो है खेत के अंदर पड़ी रहती हैं। अगर आप जो है पराली, यानी पराली कह रहा, अगर आप गेहूँ या फिर चावल को काटते तो उसकी पत्तियाँ भी यानी अवशेष जो है खेत के अंदर रह जाते हैं, ठूंठ रह जाते हैं खेत के अंदर। तो वो सभी के सभी क्या है, आपके क्रॉप रेजिड्यू किसके के अंदर आते हैं, आपके मैन्योर के रूप में उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी उनको हम सड़ा सकते हैं, गला सकते हैं और उससे खाद को बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्लॉटर वेस्ट हाउस। स्लॉटर हाउस आपके कौन से होते हैं, स्लॉटर हाउस होते हैं यानी कि जिसे हम कसाई खाना कहते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, कसाई खाना यानी स्लॉटर हाउस, जहां पर जानवरों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। जहां पर जानवरों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो काटने के बाद जो उनका मांस तो बेच दिया जाता है, लेकिन उनकी हड्डियां बचती हैं, उनके सींग बचते हैं, उनके खुर बचते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका बाकी के बॉडी पार्ट जो है बचे रहते हैं, जैसे ब्लड, आपका खून हो गया, तो उसका भी हम क्या करते हैं, एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आपके कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर आते हैं। यानी कि उनके सींग है या हड्डियां हैं, उनको क्या किया जाता है, उनका चूरा बना लिया जाता है, बुरादा बना लिया जाता है, और उसको हम एज अ खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लॉटर हाउस के अंदर बोन मील हो गया, ब्लड मील हो गया, हॉर्न एंड हूफ मील हो गया, यानी कि जनरली क्या है, हड्डी की खाद होगी, रक्त खाद होगी, सींग और खुर की खाद होगी। तो ये क्या है, आपका स्लॉटर हाउस वेस्टेज के अंदर कंसीडर करते हैं, यानी कि ये भी क्या है, मैन्योर का सोर्स होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट। एग्रो इंडस्ट्री का वेस्ट का मतलब क्या है, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री का मतलब यानी फैक्ट्री की बात हो रही है, किसी कह लीजिए ऐसी बड़ी कंपनी की बात हो रही है जो कि क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो केचप आप खाते हैं, माजा का जूस आप पीते हैं, स्लाइस आप पीते हैं, तो वो स्लाइस या माजा का जो जूस है वो किससे बना, आम से बना। अब जब आम आपका फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा तो उसका वेस्ट तो निकलेगा, उसके छिलके निकलेंगे, कुछ खराब आम भी निकलेंगे, निकलेंगे ही नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से केचप आपका बनाया जा रहा है, किससे बन रहा है, वो आपका टमाटर से बन रहा है। तो टमाटर जब फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाएगा तो उसका भी वेस्ट निकलेगा, तो वो वेस्ट क्या कहलाता है, आपका एग्रो इंडस्ट्री वेस्ट कहलाता है। यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे जो वेस्ट निकलता है। लाइक आपकी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज होगी, जैसे कि आपकी केचप बनाने वाली किसान केचप होगी, है ना, मैंगो जूस या फिर स्लाइसिस वगैरह बनाने वाली जो जूस यानी फ्रूट जूस बनाने वाली जो कंपनियां होगी, वो सारी के सारी उनसे जो वेस्ट निकलता है वो आपके क्या है, एग्रो इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट वेस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा आपने शुगर केन मिल का सुना होगा, जहां पर जनरली क्या है, गन्ने का जो है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो गन्ने से चीनी निकाल ली जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपके क्या है, 3 बाय प्रोडक्ट उससे निकलते हैं। पिछली क्लास में मैंने अभी बताया था ना आपको, कल वाली अगर क्लास आपने देखी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज, तो वहां पर मैंने आपको गन्ने के 3 बाय प्रोडक्ट बताए थे। तो उनमें से एक बाय प्रोडक्ट आपका आ जाता है प्रेसमेड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सोइल अमेंडमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑयल केक्स के बारे में अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए हरी खाद का मतलब यहां पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे आपका ये खेत हो गया, ठीक है, इस खेत के अंदर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इस खेत के अंदर हमने क्या किया, फसल को लगाया। कौन सी फसल को लगाया, दलहनी फसल को लगाया। दलहनी फसल को क्यों लगाएंगे सर, क्योंकि दलहनी फसलें क्या करती हैं, आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, दलहनी फसलें यानी पल्सिस क्रॉप्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि दलहनी फसलें जो होती हैं उनके रूट्स के अंदर क्या है, उनके रूट्स में क्या है, जनरली नोड्यूल बनते हैं। इनके रूट्स में क्या है, नोड्यूल बनते हैं, और वो नोड्यूल के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, आपका जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो हम इस खेत के अंदर ऐसी फसलों को उगाते हैं जो कि क्या है, दलहनी फसलें होती है। दलहनी फसलें क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जनरली क्या करेंगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगी।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरली जो है इनको जैसे ही ये जनरली क्या है आपकी लगभग 45 से 50 दिन की होंगी और उसके बाद हम इन्हें इसी खेत के अंदर हैरो चला के मिक्स कर देंगे। इसी खेत के अंदर क्या है इन्हें जो है मिक्स कर दिया जाएगा मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा, फिर ये पौधे क्या धीरे धीरे मिट्टी के अंदर सड़ने लगेंगे और खाद के अंदर बदल जाएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हरे पौधों को ही जो है डिकम्पोज नहीं किया, उनको हरे पौधों को ही मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया खाद के लिए, इसीलिए इसे ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। आगे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे के सारे क्या है आपके ऑर्गेनिक सोर्सेस हैं, यानी कि जैविक स्रोत है किस चीज के, मैन्योर के, खाद के। पता चल गया सभी को? बताओ सभी को इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, सभी को इतनी चीज समझ आ चुकी है। अब एक बच्चे का मेरे पास जो है कमेंट आया था कि सर आप चीजों को ना डिटेल में पढ़ाया करो। अब बताओ और मैं इसको कितना डिटेल में पढ़ाऊं? मैं चाहूं तो इसी ये जो आपके 6 पॉइंट लिखे हैं ना, इसी के ऊपर आपके पूरे 2 घंटे की क्लास ले सकता हूं, 1.5 घंटे की क्लास ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको उतनी चीजें बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आगे चल के इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या आप इन पॉइंट्स को जो है हेडिंग बनाकर इनके बारे में डिटेल में नहीं लिख सकते? अगर आपका बड़ा नंबर जो आ जाता तो लिख लोगे ना। आप ये चाहते हो कि मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपको हर एक पॉइंट यहां पर लिखा मिले, तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत, फिर तो आपकी कोई फायदा ही नहीं है ना। उससे अच्छा तो फिर आप एक किताब से पढ़ लो। क्लियर है ना बात? तो इतनी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आई होप। चलिए आगे बात कर लेते हैं और अब हम समझते हैं यहाँ पर मैन्योर्स के क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के बारे में, यानी मैन्योर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी वर्गीकरण के बारे में। तो ध्यान से सुनना, जो हमने गोबर की यानी कि जो हमने अभी मैन्योर बनाई है, यानी कि खाद बनाई है, ठीक है, जो हमने अभी खाद बनाई, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम जैसे कि आपका गोबर है, गोबर की खाद अगर बनाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग होगी। अगर हम जो है फलों या सब्जियों के अवशेष यूज करके उससे खाद बनाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। अगर हम हुमन का एक्सक्रीटा यूज करके उससे खाद बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? तो उसी बेसिस पर यहां पर क्या किया गया, यानी बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, यानी कि जो खाद हमने बनाई है, इन खाद के अंदर न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितनी है, यानी पोषक तत्व जो है इनके अंदर कितने हैं, उसके बेसिस पर क्या किया गया, इन्हें 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। बात समझ में आ गई? 2 कैटेगरी के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। पहले आ जाते हैं आपके बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि स्थूल जैविक खाद जिन्हें कहते हैं। पहले कौन से हैं? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जिन्हें जो क्या कहा जाता है, स्थूल जैविक खाद कहा जाता है। दूसरे आपके कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जिन्हें हम सांद्र या कंसंट्रेटेड जैविक खाद कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब देखिए क्या है। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब अभी मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझिए। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर आपके ऐसी मैन्योर्स या ऐसी खाद होती हैं जिनके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होती है लेकिन देखने में वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। यानी कि आपका सिंपली कह लीजिए, आपने अगर जो है जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ तो, हाँ चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको प्रोटीन खाना है, यानी कि आपको प्रोटीन लेनी है, तो आपके पास प्रोटीन लेने के 2 सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सोर्स क्या है आपका कि दाल आप खाओ, दालें खाओगे तो आपको उससे प्रोटीन मिलेगा। दूसरा सोर्स आपके पास क्या है? दूसरा सोर्स आपके पास ये है कि आप मार्केट से प्रोटीन का डब्बा लेके आओ और उसको खाओ। तो बताओ आप जो है अगर दालों की 1 कटोरी खाते हैं, 1 कटोरी अगर दाल की खाएंगे, और इधर क्या है आप 1 कटोरी, यानी कि सेम अमाउंट मैं ले रहा हूं, ध्यान रखना, 1 कटोरी मैंने दाल की ली और 1 कटोरी मैंने जो है प्रोटीन ले लिया जो मैं मार्केट से लेके आया। ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ज्यादा प्रोटीन बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस ही बात है, जो मार्केट से मैं पाउडर लेके आया हूं उसके अंदर प्रोटीन क्या है, कंसंट्रेटेड होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, इसमें क्या है प्रोटीन कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी नॉर्मल दाल है, ये क्या आप अगर ज्यादा अमाउंट में लेंगे ना तब जाके उतनी प्रोटीन मिलेगी जितनी 1 प्रोटीन पाउडर की कटोरी से मिल रही थी। बात समझ में आई ना? तो
ये आपका एक तरीके से क्या है, बल्क में आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है, ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ रहा है। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का यानी स्थूल जैविक खाद का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको खेत के अंदर 10 केजी नाइट्रोजन देनी है, अगर आपको खेत के अंदर क्या है 10 केजी नाइट्रोजन देनी है, तो उसके लिए आपको ये वाली जो खादें होती हैं इनको ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि इनके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट जो है कम है। लेकिन वहीं पर अगर आप इन वाले खाद को डालेंगे तो इनको कम डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ज्यादा है, पोषक तत्व क्या है इसके अंदर ज्यादा है। सेम उसी तरीके से जैसे कि आपके दाल वाली कटोरी के अंदर प्रोटीन कम है, जो पाउडर वाली कटोरी है उसके अंदर प्रोटीन क्या है, ज्यादा है। तो दाल वाली को आपको ज्यादा खाना पड़ेगा उतना प्रोटीन लेने के लिए जितना एक कटोरी ये वाली दे रही है। बात समझ में आ गई? तो उसी के बेसिस पर ये दो कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, पोषक तत्वों की सघनता के आधार पर क्या है, दो कैटेगरी बनाई गई हैं। एक आपके बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी स्थूल जैविक खाद, दूसरे आपके कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि सांद्र कंसंट्रेट जैविक खाद। बात क्लियर होगी? इतनी सभी को समझ आ गया? अब आगे चलते हैं, हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। किसके बारे में? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में मैंने आपको अभी क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि इनके अंदर क्या है, रिच जो है आपका पुअर इन न्यूट्रिएंट, यानी कि ये जनरली क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है इनके अंदर कम होते हैं। ये क्या है, आपके न्यूट्रिएंट में क्या है, पुअर होते हैं। न्यूट्रिएंट वैल्यू या कह लीजिए पोषक तत्व क्या है, इनमें अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरी क्या है, पोषक तत्व कम है तो इन्हें जनरली खेत के अंदर क्या है आपका बल्क में जो है यूज करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में खेत के अंदर डालना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन रेट क्या है इनका हाई होता है। उसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन रेट कहेंगे, यानी कि इन्हें खेत के अंदर क्या है ज्यादा अमाउंट में आपको डालना पड़ेगा। इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में मदद हो, हेल्प हो। तो एप्लीकेशन रेट क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ये है। अब नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ, ये जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, क्या आप अगर इसको खेत के अंदर डाल रहे हैं, क्या ये खेत को और भी फायदा पहुंचाएगा न्यूट्रिएंट देने के अलावा? बिल्कुल पहुंचाएगा। अगर आप इनको खेत के अंदर डालते हैं तो ये न्यूट्रिएंट के साथ साथ और भी फायदा खेत को करेंगे। क्या करेंगे बताओ? एक बात बताओ, गोबर की खाद को अगर आप गीला कर देते, गोबर की खाद हर किसी ने देखी होगी है ना, या पत्ते जो है अगर वो सड़ फुट जाते हैं तो उससे जो खाद बनती है उसको आप गीला कर देते हैं, तो वो आपकी ज्यादा लंबे समय तक गीला रहता है कि नहीं रहता? क्यों रहता है? क्योंकि वो जनरली जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी खाद है, ठीक है, कौन सी खाद लगा लीजिए, चलिए FYM, यानी FYM का मतलब क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर, इसी को हम गोबर की खाद कहते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस जस्ट इतना समझिए, यहाँ पर ये क्या है, गोबर की खाद है। अब इस गोबर की खाद के अंदर क्या है, अगर आप पानी डालते हैं, अगर आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो ये गोबर की खाद के अंदर वो पानी क्या है, लंबे समय तक जो है बना रहेगा। लंबे समय तक क्या है, वो पानी आपका होल्ड करके रखेगी, यानी मिट्टी क्या है, लंबे समय तक आपकी गीली बनी रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहेंगे, यानी WHC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहेंगे, यानी पानी को होल्ड करके रखना। तो अगर आप क्या है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को खेत में डालेंगे तो मिट्टी की जनरली क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जो जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर्स को क्या बोला जाता है, उर्वरक बोला जाता है। यानी कि जैसे यूरिया हो गया, DAP होगी, इसके अलावा आपका MOP होगी। आपने सुना होगा यूरिया के बारे में, DAP के बारे में। तो जब DAP या यूरिया हम खेत के अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो सिर्फ नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया को अगर आप खेत के अंदर डालते हैं, यूरिया का आपने कट्टा देखा होगा, जो बच्चे किसान यानी कि जिनके घर में खेती होती है वो अच्छे से जानते होंगे। जिनके घर में नहीं होते कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ लो, है ना। जो यूरिया का कट्टा होता है, उस कट्टे के अंदर जनरली आपकी देखी जाए तो 46% क्या है, आपकी नाइट्रोजन होती है। 46% नाइट्रोजन का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप 100 kg यूरिया खेत के अंदर डालते हैं तो उससे 46 kg नाइट्रोजन क्या है आपको मिलेगा। ये 46% का मतलब होता है। तो ये यूरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की ही सप्लाई कर रहा है खेत के अंदर। लेकिन
अगर आप क्या है मैन्योर को खेत के अंदर डालेंगे, यानी अगर खाद को आप खेत के अंदर डालते हैं तो ये नाइट्रोजन भी देगा, फास्फोरस भी देगा, पोटेशियम भी देगा। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं आपके कौन कौन से, चाहे वो आपका जिंक हो, चाहे वो आपका जनरली आयरन हो, मैग्नीज हो, मोलिब्डेनम, बोरोन, इन सभी को जो है वो क्या करेगा, पौधे को सप्लाई करेगा थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। यानी कि जनरली मैन्योर क्या है, आपके मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैन्योर्स के अंदर क्या है, मैन्योर्स आर गुड सोर्स ऑफ, मैन्योर्स आर गुड सोर्स ऑफ, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए। चलिए, मैन्योर्स आर गुड सोर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मैन्योर, मिक्सचर ऑफ मैन्योर, यानी कि जो खाद होती हैं या जो मैन्योर होते हैं वो जनरली क्या है, पोषक तत्वों का मिश्रण होते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व क्या है उसके अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। देन इसके साथ ही साथ नेक्स्ट बात सुनो, जो सोयल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं यानी सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो आपके बताइए उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो भी तो लिविंग बीइंग है ना, उनको भी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो खाना उन्हें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है उन्हें इन्हीं मैन्योर से, यानी कि खादों से। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोनिज्म होते हैं, देखिए दो तरीके के माइक्रोनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। एक वो जो कि क्या है मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, एक वो जो कि क्या है यानी कि पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, एक वो जो कि क्या पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। तो बेनिफिशियल माइक्रोनिज्म यानी जो फायदा पहुंचाते हैं, हार्मफुल माइक्रोनिज्म यानी कि जो नुकसान पहुंचाते हैं पौधे को या मिट्टी को। तो अगर आप खेत के अंदर मैन्योर को डालते हैं, खाद को डालते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ प्रॉपर होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है एक्टिविटी आपको खेत के अंदर प्रॉपर देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जिससे क्या है फसल आपकी अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ आपने केचुआ देखा होगा, यानी जिसे हम अर्थवॉर्म कहते हैं, वो आपका किसान का दोस्त जिसे कहा जाता है, मित्र जिसे कहा जाता है, वो भी क्या है आपको खेत के अंदर प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है मैन्योर यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का बारे में हो गया, यानी कि इसके फायदे क्या हैं। देन आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कहते किसे हैं, ऐसी खादें जिसमें क्या है न्यूट्रिएंट कम होता है और उन्हें ज्यादा अमाउंट में क्या है खेत के अंदर डालना पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, स्थूल जैविक खाद बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको इसको जो है प्रॉपर दिखा देता हूं और इसके एग्जाम्पल के भी बारे में बता देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। द मैन्योर्स हैव लो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में डालना पड़ता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, यानी कि स्थूल जैविक खाद कहते हैं। बस यही पॉइंट आपको लिखना है, यही लाइन लिखनी है। उसके बाद नीचे आपको एग्जांपल लिख देना है कि ग्रीन यानी कि बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी स्थूल जैविक खाद के अंदर निम्नलिखित खादें आती हैं। कौन कौन सी खाद आती हैं? फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद आती है, जो कि आप सभी बच्चों ने देखी है। देन आपका कंपोस्ट यानी कि जिसे हम कंपोस्ट के अंदर भी आपका वर्मी कंपोस्ट। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के अंदर डिटेल में आ सकता है। देन आपका ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद जिसे कहते हैं, मैंने बताया था कि खेत के अंदर क्या करते हैं हम, लेग्यूम फसल को ग्रो करते हैं और 45 से 50 दिन के बाद उसको खेत के मिट्टी में ही मिक्स कर दिया जाता है, उसे हम हरी खाद कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये तीनों की तीनों जो है आपकी किस्में आती हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के खाद के अंदर एग्जाम्पल आती हैं। यानी कि ये किसके उदाहरण है, आपके बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर खाद के उदाहरण है। तो इनके बारे में जैसे गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया यानी हरी खाद हो गया, इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं इसका वर्गीकरण करवाऊंगा, प्लस आपको गोबर की खाद के बारे में भी पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए, यानी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के क्या फायदे होते हैं। ये आपका यहाँ पर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है और इधर आप का हिंदी में लिखा हुआ है। कभी आप कहो कि सर आप कंप्लीटली इंग्लिश में लेके आ गए, ऐसा नहीं है। मैं दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलूंगा, दोनों मेरे लिए क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज क्या है, प्लांट दे सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब क्या है, वही है जो मैंने आपको कहा, यानी कि जैसे जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या आपके या तो नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे या फॉस्फोरस सप्लाई करेंगे या क्या है पोटेशियम सप्लाई करेंगे, यानी एनपीके मेनली सप्लाई करते हैं। तो वो क्या आपके
मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो नहीं है ना उनमें। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आपको अलग से जो है फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। लेकिन मैन्योर्स की बात करें, खाद की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी आपके सप्लाई करेंगे, प्लस जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी एनपीके होते हैं वो भी आपको क्या है, पौधे को मिलेंगे। अब ये मत पूछ लेना सर एनपीके क्या है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो बच्चों पहले वो पिछली क्लासें देखो, तब आपको आगे की समझ आएगी। मेरा कोई ना कोई मकसद है कि मैं इस जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसको इस सीक्वेंस में चला रहा हूँ। वो रीज़न यही है क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, और अगर आपने एक क्लास भी मिस की तो आगे की क्लास आपको उतनी समझ नहीं आएगी जितनी आपकी पिछली वाली क्लास देखने के बाद आएगी। ये बात मेरी आप याद रखना। तो प्रॉपर नोट्स बनाने, हर एक क्लास आपको कंप्लीट करनी है, पिछली क्लासें भी आपको पहले देख लेनी है, देन आपको इन क्लासों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ आएगी, यकीन करो मेरा, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पर देखिए ये क्या आपका मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट वही कह रहा है आपका, यहाँ पर अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो, चाहे कान को ऐसे पकड़ो, चाहे कान को ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, दे इंप्रूव सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोयल फिजिकल प्रॉपर्टी, सोयल साइंस के अंदर मैं बताऊंगा सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो उसमें होती हैं आपकी बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, सोयल टेक्सचर, सोयल स्ट्रक्चर, ठीक है, सोयल कलर, सोयल पीएच, सोयल कंसिस्टेंसी, सोयल जो है आपका इलास्टिसिटी, सोयल टेम्परेचर, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो फिलहाल इतना ज़्यादा मत सोचिए, यहाँ पर ये इतना याद रखिए, सोयल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि सोयल की वो विशेषताएं जो कि फसल उगाने में मदद करती है, फसल अच्छी फसल उगाने में मदद करती है, उन्हें हम सोयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कह देते हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिसमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, यानी जिसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि ये जनरली क्या है, आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ना, ये जनरली क्या है, आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है ना। यानी कि पानी धारण की क्षमता, यानी पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ा देती है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। यानी ऑब्वियस सी बात है, खाद अगर इसको डालेंगे तो न्यूट्रिएंट क्या है, आपके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। जो मिट्टी के अंदर पहले से न्यूट्रिएंट है वो भी क्या है, आपके अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, बढ़ जाएगी। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी यानी बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, तो जो नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब जो पहले पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे वो पौधे को मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वही कहा गया। देन आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो मैन्योर है उसको हम खेत के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगी वो कौन लेंगे भाई, पौधे उसको क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, या वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्या आएगी, काम आएगी। देन आपका इसके साथ ही साथ जो मैन्योर्स होते हैं ये फंजाई या निमेटोड्स, यानी कि मिट्टी के अंदर क्या है, आपके कवक होती हैं, या फिर कुछ आपके कह लिए सूत्रकृमि होते हैं, कवक या सूत्रकृमि होते हैं, जो कि क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन कवक या सूत्रकृमि को जनरली क्या है, आपके जो ये मैन्योर्स होते हैं वो कंट्रोल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ सारा हिंदी में लिखा हुआ है। भौतिक गुण, संरचना तथा जल धारण क्षमता को क्या कर देते हैं, वो अधिक कर देते हैं, सुधार देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के दौरान जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जनरली क्या है, अन्य कार्यों में जो है इस्तेमाल में ली जाती है। ये चीजें आपको यहाँ पर इसके एडवांटेज के अंदर आ जाती हैं। आगे चले, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जनरली किसके बारे में, जो आपके दूसरा टाइप है यानी कि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। जस्ट उसकी अपोजिट होंगी, जस्ट उसकी उल्टी होंगी। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, इस हाथ में दाल थी और इस हाथ में क्या था, पाउडर था। तो दाल की बात हमने कर ली थी, अब बात करेंगे हम पाउडर की, यानी कि प्रोटीन पाउडर की। तो बताइए इसकी खास बात क्या होगी। यानी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, जस्ट आपके क्या होंगे, उल्टे होंगे, अपोजिट होंगे। कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या होंगे, आपके क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे। न्यूट्रिएंट क्या है, ज्यादा अमाउंट में होंगे। अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में है तो इनका एप्लीकेशन अगर आपको क्या है, यानी कि इनको खेत में क्या करोगे, आप कम अप्लाई करोगे। यानी क्या है, आप अगर थोड़ा सा भी जो है डालते हैं तब भी क्या है, खेत के अंदर न्यूट्रिएंट की एबिलिटी पूरी हो जाएगी। जैसे आप थोड़ा सा प्रोटीन खाते हैं तब भी क्या है, आपको आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो पूरी हो जाएगी। सेम उसी तरीके से यानी कि इनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनको क्या है, खेत के अंदर कम अमाउंट में डाला जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। बताओ सभी को क्लियर हुई बात।
हाँ, सभी को समझ आ चुकी है, इतनी चीज सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में मेनली आपकी ऑयल केक्स आती हैं, इसके एग्जाम्पल में मेनली आपकी बोन मील आती है, फिश मील आती है। चलिए देखते हैं बोन मील फिश मील क्या होती है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे सर सारी चीजें आप कह रहे हो आगे चल के बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा। भाई अगर मैं यही बताने लग गया ना तो टॉपिक ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिस समय इसका टाइम आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए कि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि सांद्र जैविक खाद वो खादें होती हैं जिनमें क्या है हायर अमाउंट में जनरली क्या है आपके न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हायर अमाउंट में क्या है भाई, क्या हो रहा है, इनके अंदर क्या है आपके हायर अमाउंट में क्या है न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि आपकी तत्वों की मात्रा क्या है अधिक होती है। इसलिए क्या है इन्हें खेत के अंदर कम अमाउंट में डालते हैं, यानी थोड़ी मात्रा में क्या है इन्हें खेत के अंदर डाला जाता है। इतनी चीज सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। अब आगे आपको एक लाइन लिखनी है कि इसके एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण है। क्या उदाहरण है? इसके एग्जाम्पल है ऑयल केक्स यानी कि तेल की खली। अब ये खली क्या होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी कोल्हू की दुकान पे गए होंगे, कोल्हू के वहां पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सरसों के जनरली क्या है तेल निकालने के बाद वो खली बचती है। सरसों के बाद तेल निकालने के बाद कुछ सॉलिड चीज बचती है जो क्या है आपकी खली कहलाती है या फिर केक कहलाती है, ठीक है। तो उसको भी हम एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जानवरों को खिलाने के लिए भी करते हैं, वह खाद के रूप में भी उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। देन आ जाता है बोन मील। मील का मतलब यहाँ पर सिंपली है बुरादे से, है ना। तो बोन का मतलब होता है हड्डी और मील का मतलब यानी हड्डी का बुरादा। तो जो मैंने बताया था ना स्लॉटर हाउस यानी जहां पर जानवरों को हम काटते हैं तो उनकी जो हड्डियां बचती हैं, उनके जो सींग होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं सुखाते हैं और चूरा बना के उसको एज अ खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देन आ जाता है फिश मील, फिश मैन्योर, यानी कि यहाँ पर आपका फिश मैन्योर का मतलब यहाँ पर ये है जो मछलियों का क्या है वेस्ट होता है, अवशेष होता है, वो हम एज अ मैन्योर के रूप में इस्तेमाल लेते हैं। ये आपके कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल है। याद रखना है कौन सा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जाम्पल है, कौन सा आपका बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जाम्पल है। अगर आपके एग्जाम के अंदर यानी कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, नहीं फिल इन द ब्लैंक्स आता है या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां पर बात कर, देखिए इसके दोनों के बारे में बात हो चुकी है, यानी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं और आपके जनरली जो है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं, दोनों आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। बताओ बच्चों, सभी को क्लियर हो चुकी है इतनी बातें? एक बार हाँ और ना कर दो कमेंट सेक्शन। मुझे पता है बच्चों आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, बट आप खुद को अकेला मत महसूस करें। आप इस तरीके से पढ़ें कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, है ना। जो मैं क्वेश्चन करता हूं ना, बताओ बच्चों सभी को समझ आ गया? तो आप अपने मन में बोला करो हाँ सर समझ आ गया। नहीं आया समझ तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। अदरवाइज आप क्या करो, ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करो और यहाँ पर क्वेश्चन पूछो। उस समय क्लास देखते समय उस समय लिख लो क्वेश्चन कि ये मेरा डाउट है, देन उसके बाद यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करो आके, आपका मैं रिप्लाई करूंगा, आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब बात आपको आगे चलते हैं, इतनी चीज जो है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी स्थूल जैविक खाद के बारे में बताया था, जिसमें क्या है न्यूट्रिएंट आपके क्या थे, कम थे और जिन्हें खेत के अंदर ज्यादा डालना पड़ रहा था। उसमें आपका एक उदाहरण था गोबर की खाद यानी FYM, दूसरा उदाहरण था कंपोस्ट, तीसरा उदाहरण था आपका हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर। तो अब हम बात करेंगे गोबर की खाद के बारे में यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में। अब मुझे बताओ किस किस के घर में तबेला है ना। तबेला किस किस के घर में है भाई? तबेला का मतलब समझते हो? तबेला मतलब जहां पर जानवरों को बांधा जाता है, यानी कि जिसे हम बाड़ा कहते हैं या फिर जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कह देंगे, कैटल शेड बोल देंगे, कैटल शेड बोल देंगे, जहां पर हम जानवरों को बांधते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक एक करके सभी बच्चे ये बताते जाएंगे कि आप जहां पर जानवरों को बांधते हैं या जिनके घर में आपके जानवर पाले जाते हैं उनसे क्या क्या वेस्ट निकलता है। सबसे पहला तो वेस्ट क्या है, वो गोबर करते हैं, यानी गोबर को हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, डंग कहते हैं, या फिर यहां पर लिख लीजिए गोबर। पहला वेस्ट तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा वेस्ट आपका बताइए क्या होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। दूसरा वेस्ट क्या है, उनका मूत्र होता है, यानी कि उनका यूरिन होता है। बात समझ में आई? यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, मूत्र कहेंगे।
तीसरा वेस्ट बताओ क्या होता है? तीसरा वेस्ट होता है जो इनको चारा दिया जाता है, जो हम इनको खाने के लिए देते हैं। क्या ये सारा खा लेते हैं? नहीं खाते ना, वेस्ट करवाते थे, बर्बाद कर देते हैं। तो तीसरा वेस्ट होता है आपका फोडर, यानी तीसरा वेस्ट हम क्या कहेंगे? फोडर बोलेंगे, या फिर कह लीजिए रफेजिस कहा जाएगा। रफेजिस का मतलब आपका सिंपल वही है, आपके चारे से मतलब है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना याद करने को बोला है उतना ही याद रखिए, ठीक है। तो रफेजिस या चारा। चौथा वेस्ट आप बताइए, चौथा वेस्ट कौन सा होगा? चौथा वेस्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो खैर क्या है, मैट आते हैं, मैट बिछा दिए जाते हैं। अदरवाइज पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी भी होता है, गांव वगैरह में अभी भी होता है, जो जानवर होते हैं सर्दियों के समय उनके नीचे क्या किया जाता है? पराली को बिछा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी फसल के अवशेष को बिछा देते हैं, या तो गन्ने के जो गन्ने के सूखे छिलके होते हैं उसको बिछा दिया जाता है, या पराली को बिछा दिया जाता है। ये क्यों बिछाया जाता है? ताकि उनको गर्माहट मिलती रहे। तो गर्माहट मिलती है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो और क्या करते हैं बताओ? जो आपका वो यूरिन करते हैं, तो वो यूरिन क्या उस पराली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी पराली गीली हो जाती है। जो गोबर करते हैं वो भी उसी पराली के ऊपर करते हैं। तो वो आपकी पराली जो वेस्ट है, जो नीचे बिछाया है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिछावन बोलते हैं, या इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? लीटर कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख जो है हिंदी में भी लिख दिया, उसे क्या कहेंगे? बिछावन कहेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? बिछावन कहा जाएगा। तो समझ आ गया आपको, डंग, गोबर, यूरिन, मूत्र, फोडर या रफेजी, चारा, देन आपका लीटर यानी कि बिछावन जो उनके नीचे बिछाया गया। अब ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है गोबर की खाद में। तो ये एक बात याद रखना, जिन बच्चों को ये गलतफहमी है ना कि गोबर की खाद में सिर्फ गोबर होता है, ये आपका सच नहीं है भाई। गोबर की खाद में सिर्फ गोबर नहीं होता है, गोबर की खाद में गोबर भी होता है, उसकी यूरिन भी होती है यानी मूत्र भी होता है, उसका फोडर यानी चारा भी होता है, उसका जो है लीटर यानी कि बिछावन भी होता है। तो ये चारों की चारों चीजें क्या है? गोबर की खाद में मिक्स होती है। कहने का मतलब ये चारों चीजें क्या है? आपकी क्या होती है? इनका क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा, है ना। मैन्योर की डेफिनेशन थोड़ी बदलेगी, अपना बस कंपोनेंट ही तो चेंज हुए हैं। तो इनका क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा। भाई गलत लिख दी मैंने, स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। डीकंपोजिशन, है ना। इनका क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विघटन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? विघटन बोलते हैं। विघटन होगा यानी डीकंपोजिशन होगा। और डीकंपोजिशन से बताओ क्या बनेगी? बताओ क्या बनेगी? तो उससे बनेगी आपकी गोबर की खाद, यानी कि जिसे हम कहते हैं FYM, जिसे क्या कहा जाता है? FYM, या गोबर की खाद, या फार्म यार्ड मैन्योर उसे कहेंगे। बात समझ में आ गई? यानी गोबर की खाद में चार चीजें होती है। अब आपसे कोई पूछे गोबर की खाद में क्या क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि गोबर की खाद में जनरली क्या होता है? आपका डंग यानी कि गोबर होता है, गोबर की खाद में जो है यूरिन होता है, इसके अलावा फोडर होता है, इसके अलावा क्या है? आपका बिछावन होता है, लीटर होता है। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट इज अ डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग यानी कि गोबर, यूरिन यानी कि मूत्र, लीटर यानी कि बिछावन, लेफ्ट ओवर मटेरियल फ्रॉम रफेजिस, और फोडर यानी कि चारा। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी डेफिनेशन है, आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बात इतनी क्लियर हो चुकी है। अब बात ये आ जाती है, हमारे पास ये गोबर की खाद बनके तैयार होगी। हमारे पास गोबर की खाद बनके तैयार होगी। आपने लिख दिया गोबर की खाद क्या है? इस चीज से मिलकर बनी होती है, कहानी खत्म। अब गोबर की खाद अब जब आप खेत के अंदर डालेंगे तो कितना न्यूट्रिएंट जो है फसल को मिलता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कितना न्यूट्रिएंट होता है ये आपको याद रखना है। गोबर की खाद के अंदर 0.5% जो है नाइट्रोजन होता है, 0.25% उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, 0.5% उसके अंदर क्या है? पोटेशियम होता है। ये तीनों आपको याद रखनी है, बाकी के याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये तीन याद रखना। 0.5% जो है नाइट्रोजन है, 0.25 या 0.25 या 0.2 जो भी आपको याद रखने सके, इजी जो लगे वो याद रख लेना, ठीक है। इसको आप जो है 0.25 भी याद रख सकते हैं। 0.25% क्या फॉस्फोरस होता है, 0.5% क्या पोटेशियम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी जब आप इसको खेत के अंदर डालेंगे तो इतने इतने परसेंट क्या है आपका पौधे को जो है न्यूट्रिएंट मिलेंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहां पर टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसको खेत के अंदर डालना कब चाहिए। खेत के अंदर क्या है, इसे डालना कब चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं।
बताइए खेत के अंदर कब डालना चाहिए? फसल की बुआई करने के बाद, या खेत को तैयार करने के साथ, या फिर खेत की तैयारी करने से पहले? आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, अगर आप लोग जो है अपनी आसपास के चीज़ों को देखते हैं, तो आपने ये चीज़ अच्छे से देखी होगी। क्या चीज़ आपने अच्छे से देखी होगी बताओ? जैसे कि आपका मान लीजिए ये एक खेत है, इस खेत के अंदर जनरली क्या है, आपकी गोबर की ढेरियां जो है पहले ही लगा दी जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा गोबर की ढेरियां इस तरीके से जगह जगह जो है लगी रहती हैं। और उसके बाद क्या है, इन गोबर की ढेरियों को जो है खेत में इस तरीके से बिखेर दिया जाता है। देन उसके बाद क्या है, खेत की जुताई की जाती है, खेत के अंदर भू परिष्करण किया जाता है, खेत के अंदर टिलेज किया जाता है। बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सभी को पता है कि नहीं पता है? आप लोगों ने ये चीज प्रैक्टिकली देखी होगी कि गोबर की खाद की पहले ढेरी लगा दी जाती है, देन उसके बाद क्या उसे बिखेरा जाता है, उसके बाद क्या है खेत को तैयार किया जाता है। अब बात ये इतनी पता चल गई है कि आपका गोबर की खाद को हम कब डालते हैं? बिफोर सोइंग डालते हैं, यानी कि फसल की बुआई से पहले डाला जाता है। बिफोर सोइंग जो है डाला जाता है, या फिर कह लीजिए बिफोर फील्ड प्रिपरेशन, यानी कि खेत की तैयारी से पहले क्या करते हैं हम, जो है गोबर की खाद को डालते हैं। लेकिन कितना टाइम पहले डालते हैं? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितना टाइम पहले डालेंगे? तो ध्यान रखना, अगर आपकी क्या है एक अच्छी खाद है, यानी कि प्रॉपर गली सड़ी खाद है, अच्छे से गल चुकी है, उसके अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, कच्चा गोबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सारी वो अच्छी तरीके से क्या सड़ चुकी है खाद, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बुआई से जस्ट पहले, यानी जो खेत तैयार कर रहे हैं तो उसी समय आप क्या उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर क्या है आपकी खाद अच्छे से गली सड़ी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई है, तो उसको खेत के अंदर, यानी खेत तैयार करने से पहले या बुआई करने से पहले 3 से 4 सप्ताह पहले जो है हमें डालनी चाहिए। कितने? 3 से 4 सप्ताह पहले जो है उसे खेत के अंदर डालना चाहिए। तो पार्शियली रोटन FYM, यानी कि आंशिक रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद को 3 से 4 सप्ताह पहले क्या है डालना चाहिए। अगर वो पूरी तरीके से सड़ी गली है, अच्छे तरीके से वो सड़ चुकी है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली बिफोर सोइंग, यानी बुआई से जस्ट पहले क्या है उसे आप खेत के अंदर डाल सकते हैं, मिट्टी के अंदर क्या है उसे मिक्स कर सकते हैं। अब मिट्टी के अंदर, यानी खेत के अंदर डालते कैसे? सेम वही ट्रॉली भर के लेके जाते हैं और क्या है आपका बिखेर दिए जाती है खेत के अंदर। ढेरी नहीं लगाते हैं भाई। अगर ढेरी हमने लगाई तो जनरली क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमने क्या कर दिया, गोबर की ढेरी लगा दी, यानी कि खाद की ढेरी लगा दी, बारिश होगी, जो न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट क्या कर जाएंगे, लीच कर जाएंगे, यानी कि मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, वो भी इतनी गहराई में चले जाएंगे कि पौधे को वो फिर नहीं मिलेंगे। तो मिट्टी के अंदर यानी कि जो खाद है उसे क्या आपका खेत के अंदर बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, ताकि क्या न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो, और उसे मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको खेत के अंदर डालते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, इतना सफिशिएंट है, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस इतना ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, फालतू का नहीं लिखना है। फालतू लिखने से आपके जो है मार्क्स नहीं मिलते, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को लिखना है। लेकिन हाँ, हेडिंग ऐसी डालनी है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले आप डालेंगे FYM, इन गोबर की खाद क्या होती है उसको डिफाइन कर देंगे, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है उसको डिफाइन कर दिया। देन आप उसके अंदर बताएंगे न्यूट्रिएंट कितना होता है, तो उसकी अलग हेडिंग बनाएंगे। देन उसके बाद बताएंगे खेत के अंदर उसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन कब किया जाता है, वो आपने बता दिया। देन उसके बाद बताएंगे कि कितनी अमाउंट में खेत के अंदर डालना है। भाई गोबर की खाद को चलिए ये बता दिया 3 से 4 सप्ताह पहले। 3 से 4 सप्ताह पहले का मतलब क्या है, यानी मैं अगर दिन में कहूं तो आप बताओ कितने दिन पहले बोलेंगे। आप कहोगे सर आपने दिन के अंदर बताया नहीं कितने दिन पहले डालनी चाहिए, है ना। बस यही गलती कर देते हैं आप। 3 से 4 सप्ताह का मतलब क्या हुआ बताओ? 3 से 4 वीक, यानी कि 3 to 4 वीक्स जो है वहां पर दिए हुए थे। 3 सत्ते 21, यानी 21 से 28 दिन, 21 से 28 दिन पहले क्या करेंगे, आप खेत के अंदर डालेंगे। तो चाहे आपके एग्जाम में दिन में पूछा जाए, चाहे आपका वीक्स में पूछा जाए, आप मत कह देना कि सर ने दिन में नहीं बताया। बात समझ में आई? एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं जनरली आपके, तो 7 या 21, 7 चुके 28, यानी कि 21 से 28 दिन पहले क्या करेंगे, हम खेत के अंदर डालेंगे। लेकिन कितना डालेंगे, है ना? 1 ट्राली, 2 ट्राली, 3 ट्राली, 4 ट्राली, कितनी ट्राली डालेंगे? तो यहाँ पर ट्राली में नहीं, यहाँ पर बात होगी आपकी टन में, ठीक है। तो एप्लीकेशन रेट यानी कि उपयोग दर की बात करते हैं। तो आपका जो जनरल फील्ड है, यानी कि जनरल अगर हम बात करते हैं तो जनरली आपकी खेत के अंदर कितनी डाली जाती है, तो जनरली डाली जाती है आपकी 20 टन।
जनरली कितनी डालते हैं हम? 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर 20 टन क्या है लगभग आपकी गोबर की खाद डाली जाती है, इतनी बात याद रखना। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी वेजिटेबल लगाई हुई है, अगर आपने खेत के अंदर क्या है सब्जी आपने लगानी है खेत के अंदर, या फिर आपको क्या है खेत के अंदर फोडर लगाना है, यानी कि चारे वाली जो है फसलें लगानी है। अब मत कह देना सर चारे वाली फसलें कौन सी होती हैं, वेजिटेबल वाली फसलें कौन सी होती है, सभी मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपकी क्लास हो चुकी है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो वेजिटेबल यानी सब्जियां लगानी है, टमाटर, प्याज या फिर आपके आलू वगैरह आपको लगाने हैं, या फिर फोडर वाली फसलें लगानी है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, 20 टन से ज़्यादा 20 टन पर हेक्टेयर से ज़्यादा क्या है आपकी गोबर की खाद डाली जाएगी। अगर मान लीजिए एक फ्रूट प्लांट है, ठीक है, अगर क्या है फ्रूट प्लांट है, जैसे कि मान लीजिए आम का पेड़ है या फिर कह लीजिए अमरूद का पेड़ है, तो उसमें पूरे खेत के अंदर थोड़ी डालेंगे। आम या अमरूद का पेड़ आपने देखा होगा तो कैसा होता है, जैसे ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है मान लो, तो इसके चारों तरफ क्या इस तरीके से खाल बनी होती है, तो इस खाल के अंदर क्या करेंगे आप गोबर की खाद डालेंगे, है ना। तो एक आम के पेड़ में या एक अमरूद के पेड़ में या कह लीजिए फ्रूट प्लांट के पेड़ में कितनी डाली जाएगी, तो 1 से 10 kg, याद रखना 1 से 10 kg पर प्लांट के हिसाब से हम डालते हैं। अब ये बात याद रखना, यहां पर टन की बात हो रही है, यहां पर आपकी केजी की बात हो रही है, यहां पर टन की बात हो रही है। 1 टन में बताओ कितने केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं 1 टन में, याद रखना 1 टन में आपके कितने केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं। यानी कि ये दो वैल्यू दोनों आपकी टन में है और ये आपकी यहां पर केजी के अंदर बात हो रही है। अब गलती मत कर देना कभी आप हर जगह यहां पर टन टन लिख के आ जाओ या केजी केजी लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका 20 टन, ये आपका 20 टन से ज्यादा, और ये आपका क्या है 1 से 10 केजी पर प्लांट एक पौधे में डालेंगे, और ये आपका 1 हेक्टेयर के अंदर डाली जाएगी। क्लियर हुई बात? इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ चुकी है? बताओ भाई, सभी को इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? आगे बढ़े, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए आपका ये सारी चीजें लिखी है, यानी एप्लीकेशन रेट, उपयोग दर यहां पर मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। नेक्स्ट आपका यहां पर आ जाता है जनरली कि न्यूट्रिएंट एबिलिटी यानी पोषक तत्व की उपलब्धता। अब जब जितना भी आप न्यूट्रिएंट डालते हैं, यानी जितनी भी आपने गोबर की खाद डाली, उसके अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होगा, क्या वो पहली फसल को सारा का सारा मिल जाता है? नहीं, पहली फसल को सारा का सारा नहीं मिलता। आप जितनी भी यानी कि जितनी भी गोबर की खाद आप डालेंगे, तो पहली फसल को सिर्फ आपका 30% क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, 60 से 70% क्या है आपकी सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस मिलेगी, और 70% क्या है आपकी पोटेशियम मिलेगी। यानी जितना भी उस गोबर की खाद में न्यूट्रिएंट होगा, उसका 30% पहली फसल को मिलेगा नाइट्रोजन, 60 से 70% जो है पहली फसल को मिलेगा फास्फोरस, और 70% क्या है पहली फसल को मिलेगा पोटेशियम। बाकी का जो न्यूट्रिएंट है वो आपका अगली फसल को मिलेगा। यहां पर देखिए इस चीज को भी मैंने मेंशन कर दिया है, नाइट्रोजन 30%, 60 से 70% फास्फोरस और 70% क्या है आपकी पोटेशियम। हिंदी वाले बच्चों के लिए नीचे यहां पर लिखा हुआ है, और ये क्या है आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, PDF आपको यहां पर मिल जाएगी। बात समझ में आ गई है? इतनी चीज यहीं पर जो है आपकी आज की क्लास खत्म होती है। तो मैन्योर यानी कि खाद क्या होते हैं और उनके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया। वर्गीकरण में भी हमने जो है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर गोबर की खाद पढ़ ली है। कल की क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपका कि कंपोस्ट क्या होती है और ग्रीन मैन्योर क्या होती है, यानी कि हरी खाद किसे कहते हैं, कंपोस्ट किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और PDF यहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, या फिर आपको मेरे को टेलीग्राम पर जो है मैसेज कर लेना। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, सारी चीजें आपको समझ आई है नहीं आई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अपना ध्यान रखना और तैयारी करते रहना। थैंक यू।